स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में पहले यूनिट। हम ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले सामान्य रूप से इसमें पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, अर्थात केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करते हैं। यह उन बच्चों के लिए है जो 10वीं से भी 11वीं आए हैं। 10वीं की चूँकि पुस्तकें बहुत पतली होती हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि कोई सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो रेफरेंस बुक होता है वो रेफरेंस बुक बहुत मोटे होते हैं और उससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो उन्हीं डर को भगाने के लिए और थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छा बनाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, और ये तो पहला कारण है। दूसरा, यह वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि लगातार 2 वर्ष तक लॉकडाउन लगे थे, तो जो बच्चे 9th और 10th में कुछ नहीं पढ़े थे, अर्थात 8th से बच्चे सीधा 11th में पहुंच गए हैं, वो साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको रसायन कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो जो भी जानकारी बताऊँगा, आई होप उन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रसायन पढ़ने से पहले चलते हैं विज्ञान पे। विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान दुनिया की हर एक चीज़ों को कहते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक वे का कहने का अर्थ है कि स्टेप बाय स्टेप, कहने का अर्थ है कि किसी पदार्थ को हम पहले देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करके हम बताएंगे कि यह पदार्थ है। अर्थात कोई भी चीज़ जिसको हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो सब चीज़ों को हम विज्ञान कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जिनको रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान या जो मैथ्स हैं उन्हीं को बस साइंस कहा जाता है। जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं और जो कॉमर्स के भी बच्चे होते हैं वो भी एक प्रकार से साइंस ही पढ़ते हैं, क्योंकि कॉमर्स में बच्चे बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, पैसा कैसे कमाए करके, और उसका भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, तो वो भी साइंस ही है अपनी जगह। और आर्ट्स में भी बच्चे वही चीज़ वहाँ पे स्किल को डेवलप करते हैं, या फिर दूसरी जो भी आर्ट्स में चीज़ें आती हैं उनको पढ़ते हैं, वो भी सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, तो वो भी एक साइंस का ही हिस्सा है। तो साइंस वाले बच्चे ऐसा भी ना समझे कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कमज़ोर होते हैं, इस कारण वो आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं। वो अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर रहता है, और साइंस में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगते हैं दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा, लेकिन सभी सब्जेक्ट का अपने अपने जगह स्थान है। हमको केमिस्ट्री पढ़ना है इसलिए हमने केमिस्ट्री चुना है, तो उसको डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री जो शब्द होता है उसको हम रसायन कहते हैं, और ये केमिस्ट्री शब्द किससे बना हुआ है? अलग अलग आपके पुस्तकों में मिलेगा इसका शब्दावली। ये जो शब्द है ये बना है केमिया से। ये मिस्र में शब्द प्रयोग किया जाता था, कीमिया। जो प्रैक्टिकल जैसे काम करते थे उनको कीमिया कहते थे, और अर्थात उनके कामों को, और जो व्यक्ति इन कामों को करने के लिए स्पेशलिस्ट थे उनको कहते थे एल्केमिस्ट, अर्थात कीमियागार। तो इस तरीके से इन्हीं शब्दों से केमिस्ट्री का जन्म हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। अब केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम लोग टोटल पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित पढ़ेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का अर्थ है कि इसमें हम जो प्रकृति में घटनाएँ होती है उसको विज्ञान के द्वारा, विज्ञान से जोड़कर उसको अपने तरीके से स्टडी करते हैं कि वो घटनाएँ क्यों होती है, कैसे होती हैं, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ये बता चुका मैं। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका अपना द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। आयतन मतलब जो जगह घेरे, जैसे मनुष्य वजन होता है, जगह घेरता है, तो पदार्थ है। हवा वो भी एक पदार्थ ही है, क्योंकि उसका भी अपना वजन होता है, क्योंकि उसको हम जैसे अपना गैस सिलेंडर गैस के अंदर पैक कर देते हैं तो उसका वजन होता है ना, बस वैसे ही हवा का भी अपना वजन होता है, वो भी जगह घेरता है, तो वो भी एक पदार्थ है। अब पदार्थ का गुण तो ये होता है, लेकिन हम पदार्थ में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में? तो पदार्थ की हम संरचना पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। पदार्थ के संगठन मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे उदाहरण दिया मैं, ये चीज़ से आप परिचित होंगे, C6H12O6, या इससे भी सरल देता हूँ मैं, H2O वाटर, जिसको जल बोलते हैं। तो इस जल का संरचना हम लोग देखेंगे, ये भी एक पदार्थ है, तो इसकी संरचना हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसका संगठन देखें। संगठन मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो और ये ऑक्सीजन, अर्थात ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसको बोलते हैं संगठन, अर्थात कंपोजिशन। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, और गुण मतलब प्रॉपर्टीज, अर्थात ये स्वाद में कैसे हैं, ये क्या क्या गुण दिखाता है, अर्थात गलनांक या हिमांक क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं पदार्थ के बारे में। अब इनके जो गुण हैं इनको 2 हिसाब तरीके से बांटा गया है। एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण में के अंतर्गत हम इसके 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। पहला होता है ठोस, ये छोटे कक्षाओं के लिए। दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस में हम लोग स्पेशली, ये तो कक्षा 11वीं का पोर्शन नहीं रहेगा,
हम कक्षा 11वीं में द्रव और गैस के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम द्रव की अवस्थाएं वाला एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे डिटेल पे कक्षा 11वीं पे। ठोस का पूरा पोर्शन आपको कक्षा 12वीं में मिलेगा और आगे कॉलेजों में मिलेगा। तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण के अंतर्गत हम ठोस पढ़ेंगे और ठोस को हम जानते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं वो इस तरीके से पास पास होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरीके से उनको कहा जाता है ठोस। द्रव में क्या होते हैं, इनकी अपेक्षा अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं ऐसे, और गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से। तो ये तो था सामान्य, लेकिन हम ठोस में दो टाइप का ठोस पढ़ते हैं। एक ऐसे ठोस पढ़ते हैं जिसमें अणु इस तरीके से अरेंज होते हैं क्रम से, और दूसरा ठोस पढ़ते हैं हम इस तरीके से अरेंज वाले। जैसे इस तरीके के अरेंज वाले जो ठोस होते हैं वो कांच में या रबड़ में पाए जाते हैं, और इस तरीके का जो ठोस होता है ये नमक में पाया जाता है। अब द्रव की बात करें तो द्रव के अणु होते हैं वो तो ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन दोनों का खासियत रहता है द्रव और गैस का कि इनके अणु इधर उधर घूमते रहते हैं, फैलते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं तरल, अर्थात ये बहते हैं एक प्रकार से इधर उधर आगे पीछे। तो इन दोनों को एक साथ मिला के हम तरल बोल सकते हैं। तरल ये भी होता है गैस, द्रव भी तरल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अणु इधर उधर गमन करते हैं, भागते हैं। ये तो था भौतिक गुण के आधार पे। अब इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं, रासायनिक गुण के आधार पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठोस में अणु पास पास होते हैं, द्रव में अणु थोड़े से दूर, गैस में बहुत दूर। ठोस के अणु गति नहीं करती इधर उधर। और ये दो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताया। ये ठोस के दो प्रकार थे, एक को क्रिस्टली बोलते हैं, दूसरा को अक्रिस्टली, जो कि कक्षा 12वीं का चैप्टर है पूरा। तो हम इसको डिटेल पे नहीं पढ़ेंगे, ये सब सामान्य जानकारी में पढ़ रहे हैं। द्रव में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और गैस में भी। तो इनके अणु क्या होते हैं, दूर होने के कारण इधर उधर गति करते हैं। तो इनके गति को ही वास्तव में गति होने के कारण ही इनको तरल कहा दिया जाता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हम लोग दो टाइप के गुण पढ़ेंगे। एक तो है शुद्ध अवस्था और एक है अशुद्ध वाला। अब इस पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि मुझे लिखते बने। रासायनिक गुण में एक है शुद्ध, दूसरा है अशुद्ध। शुद्ध मतलब प्योर फॉर्म में, अशुद्ध मतलब इम्प्योर, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि रहेगा, गंदगी रहेगा। शुद्ध में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसमें आता है तत्व और ये होता है यौगिक। अब शुद्ध फॉर्म में तत्व और यौगिक पाए जाते हैं। तत्व दो टाइप से होते हैं, एक तो होते हैं परमाणविक अवस्था वाले, अर्थात जो परमाणु के रूप में रहते हैं। इनका अर्थ मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर में, परमाणु किसको कहते हैं। और दूसरा होता है आणविक अवस्था वाले। परमाणविक अवस्थाएं होती हैं, इनमें आते हैं धातु और उपधातु। उपधातु का अर्थ है जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं। आणविक अवस्था वाले में आते हैं अधातु। परमाणविक अवस्था का अर्थ है कि यहाँ इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब परमाणविक अवस्था के उदाहरण है। अब इनमें क्या होता है, इनके जो अणु होते हैं इस तरीके से, तो इसमें ये सिंगल सिंगल पड़े रहते हैं। जैसे सोडियम के अणु हुए या सोडियम जो एलिमेंट है वो इस तरीके से अलग अलग पड़े रहेंगे, एक में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे मैं लेता हूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, बंध बना के जुड़े रहेंगे। बंध मतलब आपस में ऐसा एक दूसरे को चिपका कर या जोड़ कर। तो अधातु क्या है, जोड़े में रहते हैं हमेशा। जैसे इसका एग्जांपल है, उदाहरण है H2Cl2 N2O2, लेकिन ये हमेशा रहेंगे सिंगल इस टाइप से। तो ये जो चार हैं इसको हम यदि लिखें यहाँ पे, जैसे सोडियम मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिखूँगा कभी Na4, मैं लिखूँगा इसको 4Na। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगल है, तो मैं बोलूँगा 4 बार सोडियम है। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा तो देखो 2 4 2 6, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता S6, चूँकि ये दो दो के सेट में रहते हैं, जोड़े में। तो अब इसको मैं लिखूँगा H2, और एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, तो सामने मैं लिखूँगा 3। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि सामने यहाँ पे क्यों लिखा जाता है और सामने में क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए ऐसा जब लिखा रहता है इसका अर्थ है कि वो परमाणु के फॉर्म में है, ऐसे अलग अलग रहते हैं। और ऐसे लिखा जाता है इसका अर्थ है कि वो आपस में जोड़े में रहते हैं। तो जनरली जो अधातु होते हैं इनके बारे में भी हम पूरा 11वीं में आगे यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बताऊँगा अभी समझ में भी नहीं आएगा,
तो सामान्य रूप से इतना ही जाने कि जो अधातु रहते हैं वो ऐसा बंध के रूप में रहते हैं जिस कारण उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है H2Cl2। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कभी Na2Mg2, इसको हम ऐसा लिखते हैं हमेशा, लेकिन Cl को Cl2 भी लिखते हैं। मतलब Cl हमेशा ऐसा Cl2 के रूप में रहता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। नाइट्रोजन को 2N नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अधातु है और अधातु हमेशा बंध के रूप में रहते हैं, और यहाँ पे 2 रहता है। इसका अर्थ ये है कि ये पूरा एक सेट है। और यहाँ पे जैसे मैं 2 लिखा हूँ, यहाँ पे 3 लिखा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? H2 का 3 जोड़ा है, अर्थात दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो भी 3 बार। इसका अर्थ क्या है कि सोडियम है सब अकेले अकेले, वो भी 4 बार सोडियम है, वो किसी से बंध नहीं बनाया है। तो ये है आणविक अवस्था, ये है परमाणविक अवस्था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत काम आने वाला है। ऐसा क्यों लिखते हैं और ऐसा क्यों लिखते हैं? यहाँ पे बंध रहता है और ये चूंकि अधातु है, इस कारण इसमें यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब सोचिए ऑक्सीजन को हम ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एक अधातु है और अधातु में हमेशा जो उनके परमाणु हैं वो आपस में इस तरीके से बंध बना के रहते हैं। अब ये 2 बंध क्यों आए आते? और नाइट्रोजन का यदि हम लिखेंगे तो नाइट्रोजन में ऐसा 3 बंध आता है। तो ये क्यों आता है, ये भी हम आगे दूसरे यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट स्टार्टिंग वाला पहला यूनिट है, तो ये सामान्य रिव्यू चल रहा है। ये तो था तत्व का। अब यौगिक की मैं बात करता हूँ। लेकिन और ये क्या है? ये शुद्ध अवस्था माने जाते हैं। शुद्ध अवस्था मतलब ये अणु जरूर बन गए हैं, लेकिन एक ही जैसे हैं। दोनों हाइड्रोजन एक है, दोनों क्लोरीन एक जैसे, दोनों नाइट्रोजन एक जैसे, इसलिए शुद्ध अवस्था में आएंगे, वो भी तत्व में आएंगे। चूँकि यह धातु है फिर भी ये तत्व में आएंगे ऐसे। अब यौगिक की मैं बात करूँ तो यौगिक में क्या होगा? यौगिक में 2 चीज़ें मिल जाएंगी अलग अलग। जैसे एक मैं हाइड्रोजन लिया, उसको क्लोरीन से जोड़ दिया, तो यौगिक दोनों जो तत्व हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है यौगिक। और यौगिक में क्या होते हैं? 2 या फिर 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं, तब उसको कहा जाता है यौगिक। इनके बारे में डिटेल पे छोटा छोटा डेफिनेशन लिखा दूंगा आप लोगों को, उसको आप नोट कर लेंगे। ये तो था शुद्ध फॉर्म में। अब अशुद्ध अवस्था में देखते हैं। अशुद्ध अवस्था में आता है मिश्रण। मिश्रण के 2 टाइप होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मतलब अच्छे से मिले रहेंगे। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब यहाँ पे मिश्रण का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो एक कंटेनर लिया, उसमें मैं नींबू डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और क्या डाल सकते हैं हम लोग? चुकंदर डाल दिए, तो उससे बन गया सलाद। तो सलाद जो है वो एक प्रकार से मिश्रण है। लेकिन ये चीज़ें चूँकि हमको जब मिक्स कर रहे हैं तो चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको मैं बोलूँगा विषमांगी मिश्रण। और यदि वो ना दिखे तब उसको बोलूँगा समांगी मिश्रण। कहने का अर्थ है कि यदि मैं एक गिलास लूँ, उसमें पानी डाल दूँ, नमक डालूँ, शक्कर को घोल दूँ, नींबू को निचोड़ दूँ, तब उसमें जो चीज़ें घुल जाएंगी वो हमको सामान्य आँख से नहीं दिखने वाली हैं। तो उन प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग? समांगी मिश्रण बोलेंगे। और विषमांगी किसको बोलेंगे? जब हम कोई चीज़ को मिक्स करेंगे और वो चीज़ें हमको दिखने लगेंगी सामान्य आँख से ही, तब उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे जो खाने का मिक्सचर रहता है उसमें सारी चीज़ें, फली दाने हो गए या गाठिया हो गए या जो भी सेब बूंदी, वो सारी चीज़ें हमको दिखती है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो आई होप आप केमिस्ट्री की शुरुआत समझ गए होंगे। केमिस्ट्री में हम हमेशा पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अब इनका मैं छोटा छोटा डेफिनेशन लिखा देता हूँ ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकें, याद कर सकें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनके डेफिनेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले परमाणु। मैं पहले बताइए, देखिए पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। अर्थात जो भी तत्व आपने देखे हैं वो सब एक प्रकार से परमाणु के रूप हैं, और जो तत्व होते हैं उसमें ढेर सारे परमाणु होते हैं। ऐसा नहीं है कि तत्व ही परमाणु है, मतलब एक तत्व के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु उपस्थित होते हैं। तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग कहलाता है, कण होता है। जैसे ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जो 118 तत्व होते हैं उसमें से कुछ भी, जैसे मकान को बनाने के लिए ईंट का ज़रूरत पड़ता है, वैसे ही किसी भी यौगिक को बनाने के लिए परमाणु की ज़रूरत पड़ता है, या तत्व को बनाने के लिए परमाणु की ज़रूरत पड़ता है। अणु किसको कहते हैं? जब 2 परमाणु आपस में मिल जाता है उसको अणु बोलते हैं। जैसे इसको सोडियम को मैं इस क्लोरीन से मिला दूँ तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो इस टाइप की चीज़ों को बोलेंगे अणु। पदार्थ किसको बोलेंगे? जो अपना जगह घेरे और जिसका कुछ न कुछ वजन रहे, उसको बोलेंगे पदार्थ। चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो या कोई भी निर्जीव चीज़ ही क्यों ना हो। प्रकृति की में अधिकतर चीज़ें जो आप देखते हैं वो सब पदार्थ के उदाहरण में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा हूँ, जैसे मानव, कुर्सी, परमाणु, अणु, ये सब पदार्थ ही हैं। तत्व यह शुद्ध रूप होता है, और इनकी संख्या कितनी है? 118 अभी तक खोजे जा चुके हैं।
जिनके आधार पे आवर्त सारणी बनाए गए हैं, जो कि आप 9वीं 10वीं या 8वीं कक्षाओं में समान रूप से पढ़े होंगे। तो तत्व सबसे शुद्ध रूप होता है किसी भी पदार्थ का, और उन्हीं से फिर ये परमाणु इन्हीं से अणु, पदार्थ, यौगिक ये सब बनाए जाते हैं। यौगिक क्या है? जब दो तत्व आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं तब उसको बोलते हैं यौगिक। अब अणु और यौगिक क्या है? तो अणु और यौगिक दोनों एक ही चीज़ है। यौगिक में क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों को लेकर बनाते हैं, लेकिन अणु जो बनता है वो परमाणु से बनता है, और जो परमाणु होते हैं वो तत्व के अंदर में पाए जाते हैं, ना कि तत्व हैं। वो तत्व के अंदर परमाणु पाए जाते हैं, और जो तत्व होते हैं वो यौगिक बनाते हैं, और यहाँ परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो ये दोनों में, यौगिक और अणु में बहुत अंतर है। यौगिक बनते हैं तत्व से, लेकिन अणु बनते हैं परमाणु से। और परमाणु किस में होते हैं? जो तत्व होते हैं उसके अंदर होते हैं। अगला है मिश्रण। मिश्रण किसको कहेंगे? कि तत्वों का असमान रूप से मिल जाना, वो क्या कहलाता है? मिश्रण। मतलब यदि उनका निश्चित अनुपात न रखा जाए, कोई तत्व कम हो जाए, कोई तत्व ज़्यादा हो जाए, उसको हम बिना मापे ही मिक्स करके कोई पदार्थ बना देता है, उसको बोलेंगे मिश्रण। अब उसी के आधार पर उसके दो प्रकार थे, एक था समांगी मिश्रण, दूसरा था विषमांगी। समांगी में क्या था? हम कोई पदार्थ को इतना अच्छा मिलाते थे वो हमको दिखाई नहीं देता था, आपस में मिक्स हो जाते थे, तो उसको बोलते थे समांगी। और यदि हम मिलाएं लेकिन फिर भी दिखने लगे हमको पदार्थ, तब उसको बोलते थे विषमांगी मिश्रण। देखेंगे कि जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा उसी को हम लोग पहला यूनिट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसी समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें शुरुआत से पढ़ते हैं। चूँकि 9th और 10th में जो चीज़ें पढ़ते थे वो छोटे छोटे रूप में पढ़े जाते थे। अब जो 11th है अर्थात 11वीं कक्षा में, यहाँ पे केमिस्ट्री बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसे होती है, और परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ। इसके आगे हम लोग जब पूरा यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। लेकिन मुख्य रूप से इनमें कण और जो परमाणु भार, या जिसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें ये क्या क्या होती हैं, इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। और इसमें मैं तत्वों के नाम भी बताऊँगा। इन तत्वों के नाम को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनको याद करेंगे और इनके परमाणु भार को याद करेंगे तभी हम, जो पहला यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात केमिस्ट्री का जो आधारभूत पाठ दिया गया है शुरुआत में, उसमें जो हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने वाले हैं, या फिर दूसरी चीज़ें जो पढ़ेंगे वो सब पूरे उसमें परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से जब याद करेंगे परमाणु भार को, तब समझ पाएंगे। देखते हैं परमाणु क्या कैसे होता है। मैंने पहले बताया कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है, किसी भी जो तत्व का सबसे छोटा हिस्सा रहता है, क्योंकि एक तत्व में ढेर सारे लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु होते हैं, जिनको हम मोल कहते हैं। आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम मोल शब्द भी पढ़ेंगे। परमाणु को जो सामान्य रूप से देखा गया है कि परमाणु एक प्रकार से ऐसा गोल मानते हैं, और वृत्त की तरह जो परमाणु का नाभिक होता है ये बीच में रहता है, वृत्त में, इसको हम केंद्र बोलते थे। और परमाणु का जो नाभिक रहता है, ये नाभिक है परमाणु का, जिसको हम वृत्त में केंद्र बोलते थे, परमाणु में हम इसको नाभिक बोलेंगे। और इसी नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, अर्थात इसमें पाया जाता है प्रोटॉन जिसको हम P से दिखाएंगे, और इस पे चार्ज होता है अर्थात आवेश होता है धन का, और साथ में इसी में पाया जाता है न्यूट्रॉन जिस पे आवेश कुछ भी नहीं होता, जिसको हम N से दिखाते हैं, और ये उदासीन होता है। और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं, अर्थात कोई भी परमाणु जो रहता है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो इसके परमाणु भार को तय करता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान को। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका तो जो वजन होता है, भार होता है, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके वजन को जोड़ा जाता है और इससे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकाला जाता है। तो ये तो हो गया सामान्य रूप से दो चीज़ें। एक है नाभिक जो बीच में रहेगा, और नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इस तरीके से यहाँ बाहर चक्कर लगाते रहता है। इसमें मैं ये दूसरा गोला बना रहा हूँ, इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें बनती है, मतलब और बहुत सारे सर्कल बनते हैं। इन सर्कल को हम लोग कहते हैं कक्षा, और इन्हीं कक्षा में, कक्षा मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट। कक्षा मतलब जो हम 9वीं 10वीं कक्षा इसको नहीं बोलते हैं, यहाँ पे कक्षा का अर्थ है आर्बिट। और आर्बिट मतलब ये रास्ता है इलेक्ट्रॉन का, ये नाभिक बीच में एक स्थिर रहेगा और उसके चारों ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ये परमाणु का एक सामान्य संरचना हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन, इसको हम ई से दर्शाते हैं और इस पर ऋण आवेश पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें याद करनी है,
आपको सिर्फ सामान्य रूप से जानकारी रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेशित होता है और कहाँ होता है, ये नाभिक से बाहर होता है, ऐसे घूमते रहता है। इनको कक्षा कहते हैं, अर्थात कक्षा में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसी धन आवेश को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, जो यहाँ जब भी परमाणु को स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में धन जो निशान दिखता है वो होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन पे चूंकि कोई आवेश नहीं होता तो इसलिए उसको नहीं दिखाते। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती है, किसी परमाणु का वजन या द्रव्यमान तय करती है। अर्थात यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, इसके आधार पर हम बताते हैं कि कोई भी परमाणु का जो भार रहेगा या वजन रहेगा वो कितना रहेगा। और उन्हीं परमाणु भार या वजन को एक टेबल के फॉर्म में बनाऊंगा, उसको आपको याद करना है। तो ये 3 चीज़ें होगी। और एक बात याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये सामान्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, इनकी संख्या हमेशा बराबर होती है। अर्थात एक परमाणु में इनकी संख्या हमेशा बराबर रहेगी। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ लिया प्रोटॉन का संख्या, हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया प्रोटॉन, दूसरा पढ़ लिया न्यूट्रॉन, तीसरा पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के में पाए जाते हैं। ये बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस कौन से बीच में, अर्थात जो नाभिक होता है उसमें, नाभिक को न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये जो बाहर का या ये जो सर्कल है, इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर में। ये कक्षा होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है कि निश्चित रास्ता बनाया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में दूसरा यूनिट में पढ़ेंगे। ये हम सार में पढ़ रहे हैं संक्षिप्त में पहले लेसन का। और यह वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप सामान्य रूप से जान सकें कि ये चीज़ें क्या होती हैं। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, क्योंकि 9वीं 10वीं में आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। लॉकडाउन था और कोरोना का समय था, इस वजह से अधिकतर बच्चे नहीं पढ़ पाए थे। तो इन चीज़ों को जो मैं बनाया हूँ, इनको आप अच्छा से पढ़ें तो आपको मज़ा आने लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो पहला यूनिट है रासायनिक संयोग के नियम, उस पर बनाऊँगा और वो मैं पोस्ट करूँगा जल्दी ही। तो ये तो हो गया परमाणु का संरचना। अब हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, टोटल हमारे पास तत्व होते हैं 1 से पूरा 118 तक, लेकिन हम सामान्य रूप से 1 से 30 तक ही अभी याद करेंगे शुरुआत में, जिससे आपका जो 11वीं कक्षा में है वो काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब जो सामान्य रूप से होता क्या है कि कोई भी तत्व को जैसे लिखते हैं, जैसे हीलियम, परमाणु क्रमांक इसका 2 जो क्रमांक रहता है उसको इस साइड पर लिखना रहता है, उसका जो द्रव्यमान रहता है उसको इस साइड पर लिखते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी संकेत लिखा जाएगा तो जो तत्वों के का संकेत रहता है, अर्थात वो रहेगा बीच में, और उसका जो परमाणु क्रमांक रहेगा वो यहाँ साइड में रहेगा, और परमाणु भार रहता है वो इस साइड पे रहता है। तो इस तरीके से, उसी प्रकार जैसे मान लो मैं सोडियम लिखता हूँ, तो इसका सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, तो मैं उसको यहाँ पे 11 लिखूंगा। और इसका परमाणु भार 23 होता है, तो 23 को इस साइड पे लिखूंगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा जाए, कुछ कुछ बुक में यहाँ दिया रहता है, तो इसको आप यहाँ रख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि नीचे ये वाला साइड या ये वाला साइड में आपको हमेशा परमाणु क्रमांक लिखने रहते हैं, ऊपर या फिर इस साइड पे आपको हमेशा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान लिखना होता है। परमाणु द्रव्यमान में बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक ये परमाणु का जो नाभिक होता है, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये द्रव्यमान को तय करते हैं। तो इसी जो परमाणु रहता है प्रत्येक, उनका ये द्रव्यमान रहता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। आई होप ये लिखने का तरीका आप समझ रहे होंगे कैसे लिखना है। अब जो हमको याद करना है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ये लिखने के तरीके में कुल मिला के ये है कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम, इसका आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं में, परमाणु क्रमांक इसका होता है 12 और द्रव्यमान इसका होता है 24। तो मैं 24 को इस साइड पे लिखूंगा या फिर यहाँ ऊपर इस साइड पे लिखना है, अर्थात यहाँ भी हम लिख सकते हैं। मतलब हमेशा परमाणु भार ऊपर रहेगा, परमाणु क्रमांक यहाँ इस साइड पे या इस साइड पे लिखे जाएंगे। अब देखते हैं तत्वों के नाम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी अकेला सिंगल में आएगा तत्व का नाम, तो अपने से आपको प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग का अर्थ है कि जैसे हाइड्रोजन में लिखता हूँ तो कैपिटल H ही बनाना है, लेकिन यहीं पे मैं हीलियम लिखूंगा तो पहला अक्षर कैपिटल और अगला अक्षर स्मॉल लेटर। कहने का अर्थ है कि जो अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं बस वही तरीका अपनाना है। ऐसा नहीं कि पहले अक्षर को कैपिटल लिख दिया और अगले अक्षर को भी कैपिटल, तो ये गलत रहेगा। सही ये रहेगा। कहने का अर्थ है कि पहला अक्षर कैपिटल और उसके बाद अगला अक्षर जो आएगा दूसरा नंबर का वो आएगा स्मॉल। यदि तीसरा नंबर में भी है तो तीसरा नंबर वाला भी स्मॉल आएगा। ये संकेत को सही तरीके से दिखाने का तरीका है। देखिए ए के बाद मैं आर को स्मॉल लिखा हूँ, ये अकेले है तो ये कैपिटल में है। ये क्लोरीन है, सी के बाद स्मॉल एल है। टाइटेनियम है, टी कैपिटल टी स्मॉल आई। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपको संकेतों को लिखना है। आपको यदि स्मॉल लेटर बनता है तो उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं करेंगे, वो गलत माना जाता है, वो चीज़ नहीं लिखना है कभी भी। तो नोटेशन अर्थात इनके जो संकेत हैं उसको सही तरीके से बनाएं, पहला कैपिटल अगला वाला स्मॉल बनाएं।
तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु भार भी एक ही होता है। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार इसका होता है 4, ये याद रखना है आपको। और लिथियम परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार इसका होता है 7। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, और ये होता है टोटल 9। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, और ये परमाणु भार कितना हो जाएगा 11। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये हो जाता है 12, मतलब इसके केस में जस्ट डबल हो जाता है। नाइट्रोजन का 7, ये परमाणु भार होता है इसका 14, ये याद रखना है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है 16। तो कुछ कुछ केस में जो क्रमांक है उसी का डबल होता है परमाणु भार। तो परमाणु भार याद रखें अच्छे से, क्रमांक तो याद रखना ही है और इसी क्रम से रखना है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को पहले याद कर ले फिर आर्गन को, भूल जाएंगे। अब इस क्रम से याद रखें, आराम से बनेगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करें जो नए बच्चे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे और बायोलॉजी चुने हुए हैं, जो कि बायोलॉजी या गणित चुने हुए हैं, जो कि बहुत मेहनत वाले सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। यदि मेहनत नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, तो ये चीज़ आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन 8, परमाणु भार 16, फ्लोरीन का होता है 9, और ये क्या रहेगा परमाणु भार कितना हो जाएगा फ्लोरीन का, इसका होता है 19। इसका 19। नियान का परमाणु क्रमांक 10, और इसका परमाणु भार होता है 20। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, किसको क्या बोल रहा हूँ वो भी आप देखते जाएं, हो सके तो आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान का 10 होता है, ये होता है 20। सोडियम का 11, और ये कितना होगा सोडियम 11, और इसका होता है 23। मैग्नीशियम का 12, इसका होता है 24। एल्युमिनियम का 13, इसका होता है 27। देखिए इस अंतर दिख रहा है। तो ये राउंड फिगर पे लिए गए हैं, अर्थात वो मान 26 दशमलव करके है कुछ, और दशमलव का अर्थ है कि 51 या 50 से ऊपर होगा तभी उसको हम राउंड फिगर में पूरा 26.51 है तो उसको 27 ले लेंगे, या यदि 26.01 है तो हम उसको सिर्फ 26 लेंगे, इधर 01 को नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाते जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखते हैं ऐसा। ये 27 हो गया। सिलिकॉन का 14 होता है, ये होता है 28 परमाणु भार। फास्फोरस का 15 होता है और इसका परमाणु भार होता है 31। इस तरीके से सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसका परमाणु भार, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परमाणु क्रमांक और यह है परमाणु भार, इसका परमाणु भार होता है 32। क्लोरीन का होता है 17 और इसका हम 35 मान लेते हैं, या फिर कैलकुलेशन के लिए 35.5 भी मान लेते हैं, तो दोनों है। कभी कभी 35 दिया रहता है, ये सही है, लेकिन हम जब कोई गणित बनाते हैं तो वहाँ पे 35 ले लेते हैं मान को। तो आर्गन का होता है 18 और ये कितना परमाणु भार हो जाएगा आर्गन का 40। पोटेशियम का होता है 19 और इसका होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान मतलब जो हम नाभिक का कैलकुलेट करते थे, गणना करते थे, वो 39। कैल्शियम का होता है 20 और ये होता है 40। स्कैंडियम, अब हमको परमाणु भार जो है स्पेशली यहीं तक याद करना है क्योंकि इसके आगे और बड़े बड़े अंक आने वाले हैं, तो इसके आगे जो है हमको सिर्फ क्रमांक याद करने हैं। तो यहाँ तक परमाणु भार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है जो आपको याद करना है पहले यूनिट के लिए, और हमेशा याद रखना है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करें। तो अब इधर आगे का मैं सिर्फ क्रमांक लिखूंगा। ये परमाणु क्रमांक 21, इसको बोलते हैं स्कैंडियम, इसको बोलते हैं टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22, इसको बोलते हैं वेनेडियम, परमाणु क्रमांक 23, इसको बोलते हैं क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24, इसको बोलते हैं मैग्नीज, Mn लिखा है, परमाणु क्रमांक 25, इसको बोलते हैं आयरन मतलब लोहा, ये 26, इसको बोलते हैं कोबाल्ट। देखिए पहला अक्षर कैपिटल लिखा हूँ, अगला स्मॉल। यदि मैं इसी को दोनों अक्षर ऐसा लिख दूँ बड़ा बड़ा तो ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये कार्बोनिल हो जाएगा। तो आपको ख्याल रखना है, जब तक तो लिखेंगे तो पहला कैपिटल अगला वाला स्मॉल में आएगा। तो शब्दों के खेल है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है आपको कभी भी। तो आयरन का 26, कोबाल्ट का होता है 27, निकिल का होता है 28, कापर का होता है 29, कापर मतलब होता है तांबा, जिंक का होता है 30। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप अच्छे से याद करेंगे और समझ गए होंगे कि कैसे याद करना है। ये शुरुआत है केमिस्ट्री का, और ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण यही था कि ये चीज़ें आप याद करें। ये याद करेंगे तब आपको पूरा यूनिट हर चीज़ समझ में आने लगेगा, और सिर्फ पहला यूनिट नहीं, पूरा 11वीं का आप केमिस्ट्री समझ जाएंगे। शुरुआत में चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।